सो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल. ऑपरेशन कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट स्पेसिफिक टास्क आर carried or effectively and efficiently. The operation control aim the evaluating the performance and the organization most of the control system in organization are operation in nature. So ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर क्या कहा गया है कि ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होता है कि आपको जो चेंजेस लाने हैं वो हमें स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं लाने, बल्कि हमें जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन लेवल पे आप काम कर रहे हो और आप कोई चेक कर रहे हो उसके अंदर कि बाकी के लोग स्ट्रेटेजी जैसे हमने बनाई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब क्या जिसको जिसको जो रिसोर्स अलोकेशन किए हैं हम लोग ने वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमें उसके ऊपर देखना पड़ता है. और उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमने जैसे लोगों को असाइन की हुई ड्यूटीज है उसके ऊपर देख रेख रखने का काम ऑपरेशन कंट्रोल का होता है. सही है. सो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है वैल्यू चेन एनालिसिस. सो वैल्यू चेन एनालिसिस इट प्लेस एम्फेसिस ऑन interrelated activities performed in the sequence for production and marketing of a product or services. It divides to the tasks of the firm into identify the activities which can be the evaluate of judge and the their of effectiveness. So value chain analysis के अंदर क्या होता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में दो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी और सपोर्टिव. इसमें हम क्या करते हैं कि दो टाइप में एक्टिविटीज को बांट देते हैं. तो इसमें अगर वैल्यू चेन एनालिसिस में एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन के साथ बेस डायरेक्ट करेगी, मतलब डायरेक्टली एक्टिविटी पे ध्यान रखती है, जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक पे. सो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमें डायरेक्टली पता चलती है हेल्प ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. तो हम क्या करते हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. इसलिए वैल्यू चेन एनालिसिस ऑपरेशन कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका. सो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस. सो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आ जाते हैं. सही है. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इट कंसीडर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव parameters such as physical units or value of the purpose of judging effectiveness. The quantitative analysis techniques are widely used for evaluation as they are easy to administer. Some of the quantitative techniques are ratio analysis, market ranking, advertising, recall rate, etc. Second one is come qualitative analysis. So qualitative analysis are come the support of qualitative analysis by including those factors which are not measurable in terms of numbers. Some of the qualitative techniques are market survey, expectations, observations, and ABC costing. सो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ भी आ जाते हैं, मतलब कि फाइनेंशियली भी ऐसा होता है कि उसके अंदर फाइनेंशियली भी आ जाता है और नॉन फाइनेंशियली भी आ जाता है. फाइनेंशियली यानी जहां हम एक्यूरेट फिगर्स का यूज करते हैं अपने एनालिसिस को करने के लिए, हमारी इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रही है नहीं हो रही, ये हमें स्ट्रेटेजी सही से मतलब हमारी स्ट्रेटेजी जो है सही से जा रही है नहीं जा रही है हमें देखना होता है. तो उसके लिए हम फाइनेंशियल मेथड यूज करते हैं. सही है. सो उसके अंदर उसमें हम क्या करते हैं रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसकी वजह से क्या होता है एक्यूरेट एक्यूरेट जो प्राइस है वो मिलती है. सही है. और एक्यूरेट एनालिसिस हमें पूरा होता है. और लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस पे उसको जज करना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेटेजी कितनी स्मूथ चल रही है. ये होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर. और जैसे कि मैंने बताया नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसके अंदर क्या होता है कि हाँ इसमें हम नंबर्स का तो यूज करते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं. सही है. लेकिन इसके अंदर नंबर जो होते हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, मतलब उसके अंदर क्या होता है कोई एक्यूरेट फिगर हमें क्या होती है नहीं मिलती. जैसे कि हम देखेंगे एबीसी कॉस्टिंग के अंदर. ओके. एबीसी कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है सिर्फ हमें परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं, एक्यूरेट फिगर नहीं मिलती. सो ये होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आप जो अपनी क्वालिटी के सर्वे कर रहे हो, जज कर रहे हो, सही है, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू कर रहे हो कि आपने जो क्वालिटी एनालिसिस की है वो आपके सही से क्या हो रन हो, सही बने. तो इसके लिए आप क्या करोगे उसके हिसाब से आप सर्वे करोगे. सही है. वो सर्वे होने के बाद आपकी जो क्वालिटी है वो सही से जज होगी. तो उसके वजह से क्या होगा आपकी जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो आगे चल के रन होगी और आपका जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है वो क्या होगा अच्छा होगा.
ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, सही है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस द सपोर्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड दोज फैक्टर which are not measurable in terms of number. Some of qualitative techniques are market survey, experiments, and the observation of etc. income in qualitative analysis. So next point, comparative analysis. So this analysis adopts a total approach of judging the performance of a firm, and it does not focus on specific area of function, including some techniques. Okay, so in comparative और comparative analysis, इसके अंदर क्या बताया गया है हमें कि comparative analysis इसके अंदर हम दूसरों से कंपनी और दूसरों की जो फर्म है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हम उसके बारे में चेक कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और वो स्ट्रेटेजी उनकी कैसी चल रही है। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी बनाई है और उनके साथ ही हमारी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, जैसे कि मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहा, हमारा भी स्ट्रेटेजी अगर सेम रहेगी तो क्या होगा, हमें भी उनकी हेल्प होगी कि हम हमारी जो स्ट्रेटेजी बनाई है, हमारी जो फर्म है उस उनके हिसाब से स्मूथली चल सके। ओके, सो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो हिस्टोरिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पास से चेक करते हैं कि हमारी करंट की परफॉर्मेंस को, यानी करंट में जो चीजें चल रही है, मतलब क्या, जो पास में जो चीजें थी हमारे साथ, सो पास की चीजों के साथ हमारा स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो हो रही थी वो हम देखेंगे। और उसके साथ जो आज जो है, मतलब आज का डाटा जो है उनके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारी पास स्ट्रेटेजी कैसी थी और अभी जो फिलहाल करंट में स्ट्रेटेजी जो हमारी चल रही है वो कैसी है। अगर हमारी पास स्ट्रेटेजी से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो हम क्या करेंगे, उसी स्ट्रेटेजी को आगे लेके आएंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि कुछ इनोवेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर, या कोई इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई उसके अंदर हम चेंजेस ला रहे हैं, तो उस चेंजेस लाने के बाद अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वो हम स्ट्रेटेजी सही से रखेंगे, मतलब वही स्ट्रेटेजी हम आगे फॉलो करेंगे। लेकिन हमारी अगर पास स्ट्रेटेजी से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, मतलब जो हिस्ट्री में हमने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करके फिर से आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री नॉर्म्स। इंडस्ट्री नॉर्म्स के अंदर क्या होता है, यानी आप जो चेकिंग कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, हम अपने पिछले डाटा से हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड निकाल देंगे कैसी हमारी फर्म्स चल रही है, कैसी स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हम इंडस्ट्री का एवरेज निकालते हैं, मतलब क्या कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमारी पिछली परफॉर्मेंस कैसी थी। कंपेयर यानी कि हम एनालाइज करेंगे कि हमारी पिछली परफॉर्मेंस कैसी थी और अभी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इंडस्ट्री का नॉर्म्स यूज किया जा रहा है। मतलब क्या कि अगर हम देखेंगे कि हमारी पिछली परफॉर्मेंस से अभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब क्या किया हमने, एक एनालाइज किया, तो उस एनालाइज को बोलते हैं कि हम एक इंडस्ट्री नॉर्म चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो उसे इंडस्ट्री नॉर्म्स के ऊपर हम क्या निकालते हैं, हमारी कंपनी की पास्ट जो सिचुएशन है उसकी परफॉर्मेंस है वो निकालते हैं, और करंट सिचुएशन देखते हैं कि किसी हिसाब से हमें कैसे कैसे प्रॉफिट हो रहा है, या हमें वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मींस MBO. So it involves subordinate manager in planning and controlling activities. In this case, the superior and subordinate manager jointly decide common goal and jointly frame plan. The subordinate then implement the plan. Finally the performance of the plan of the jointly review by the superior and the subordinate manager. So इसके अंदर क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर कि MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम सब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि पहले से हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम किसी हिसाब से हमारा जो प्लान है वो मैनेज कर सके। ठीक है, और अच्छे से काम करवाती है, सो दैट जितना भी काम है वो राइट डायरेक्शन में जाए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो परफॉर्मेंस होती है वो साथ ही इवेल्युएट होती रहती है। मतलब क्या कि जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसी के साथ क्या होगी कि हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, इवेल्युएट होती रहती है। ठीक है, सो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी तरफ हम सही से जा रहे हैं कि नहीं, मतलब हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, सो हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वो सही से अचीव हो रही कि नहीं,
उसकी तरफ हम सही से सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं, ये हम उसके अंदर देखते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो टाइमली एक सेट किया कि इस दौरान हमें ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उसी टाइम टाइम के हिसाब से हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं है कि नहीं, इसके अंदर हमें वो देखना है। ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या कहती है कि एक हिसाब से काम करो और अपने एक डायरेक्शन में काम करो। सो आप अपना टारगेट, आपका जो ऑब्जेक्टिव हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है की फैक्टर रेटिंग। सो की फैक्टर रेटिंग मीन्स in this case the key areas of the organization are identified and then the performance in such areas is evaluated। सो की फैक्टर रेटिंग के अंदर क्या होता है कि की फैक्टर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उन्हें अलग अलग से हाईलाइट करना है। सही है। उसके हाईलाइट करके हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर क्या करना है, नजर रखना है। उन्हें चेक कर रहे हैं, उन्हें चेक करना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसे इस टेक्निक को जो हम यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी की फैक्टिंग रेटिंग निकालते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद budgeting. So, what is meant by the budgeting? Many business use budgeting as a management tool to plan for future activities, allocate comparating resources, and evaluate the term performance. Budgeting mostly deal with estimated and projection that management makes based on what is known as well as projected future uncertain. The budget contingencies method incorporates certain risk factors into the budget process to help a business prepare for potential and management also tool of budgeting method of meeting performance and goals. Okay, so budget are the most widely used of the method for strategic control. तो बजट के अंदर क्या बताया गया हमें, बजटिंग के अंदर हम बजटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बजट एक टूल होता है कि हमें पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी फ्यूचर में इनकम कितनी आनी है और हमें कितना कितना किसी से रिसीव कितना करना है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो स्ट्रेटेजी हो क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सो कितनी हमारी एक्सपेंडिचर हो रही है, कितनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितने हमारा लेबर को सैलरी देनी है, मतलब एडवांस में जो इस्टीमेट होगा। सही है। जो इस्टीमेट लगाना होगा फ्यूचर का, हम क्या करते हैं, पहले से ही बजटिंग करके रखते हैं। सो एक कंसेप्ट होती है बजटिंग की। सो बजट में क्या होता है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है। सही है। मतलब ये नहीं कि आपने सेट कर लिया तब पूरी जिंदगी यही चालू रहेगा। क्या होता है, बजटिंग का भी एक सही टाइम होता है, टाइमली बजट किया जाता है। जैसे कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए बजट होता है। फिर इसके बाद बजट का टाइम पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा नया नया बजट तैयार करते हैं। सो हम हमेशा जो नया बजट निकलता है वो कैसे निकलता है, बजट बजट हमारे पूरा में पास, मतलब पास के ऊपर कितना हमें लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना लेबर को एक्सपेंसेस किया, मतलब कितना उसको पैसे दिए, उसके ऊपर से निकलता है। अगर हमारी कोई पास हिस्ट्री नहीं रहेगी जब हम बजट स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से, मतलब कितने नीड्स है, कितनी जरूरत होती है, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या डिमांड है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उस बजट को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सो ये होता है बजटिंग। इसके बाद देखेंगे बजटिंग की। सो बजटिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ बजटिंग। तो देखिए कौन से एडवांटेजेस है बजटिंग के। फर्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेड प्लानिंग। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बजट प्रोसेस and the management of the thing longer term, this the important of the management does not succeed in the achieving the short term goals. It adds focuses on the competitive and financial position and ways to improve it. इसके अंदर क्या बताया गया है, फैसिलिटेड प्लानिंग के अंदर कि हम हमारी जो बजटिंग होती है वो कैसा होता है, बजट हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सही है। और हम क्या करते हैं, जब लॉन्ग टर्म के लिए बजट करते हैं, तो अगर हमारी स्टार्टिंग डेज के अंदर अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारा जो बजट के हिसाब से हमारा सेल नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, वो बजट बंद करेंगे क्या, नहीं। क्योंकि हमारा इसकी यही हेल्प होता है, इसके अंदर एडवांटेज क्या बताया कि हमारा जो बजट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए हम लोग का बजट बनता है। तो कुछ महीनों में अगर स्टार्टिंग के फेज के अंदर हमें प्रॉफिट नहीं मिला, तो हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके। क्योंकि हमारा बजट साल के हिसाब से होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होने के कारण अगर स्टार्टिंग में नहीं मिला, तो हमें आगे जाके 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दूंगा झील कंपनी का। एवरीवन नोज अबाउट द झील के जो रेनकोट्स बनाती है झील कंपनी। सो उसके अंदर क्या होता है कि उनको वो साल के लिए पूरा उनका बजट रहता है। बजट से क्या करते हैं वो लोग, अपना प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं वो प्रोडक्ट को। लेकिन जब रेनी सीजन होता है 2 to 3 मंथ्स, उस टाइम पे क्या होता है, उनका सेल ज्यादा होता है। सही है। मतलब तभी डिमांड ज्यादा रहती है।
सही, तो यही बताऊंगा उसके अंदर कि उनका बजट, अगर उन्हें सोचा कि 1 साल के लिए हम ऐसे ऐसे प्रोडक्शन करेंगे और जो डिमांड होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस को सेल करेंगे। ठीक है? सो ये होता है फैसिलिटी प्लानिंग के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिव्यू। So a properly structured budget points out those aspects of the business which produce money and which forces management to consider whether it should drop a particular segment or expand the same. So इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर हमारे प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट हम आगे मतलब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर हमें प्रॉफिट नहीं मिलता रहेगा, हम देखेंगे कि कितने टाइम तक हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम उसको ज़्यादा टाइम मार्केट में रन नहीं करेंगे, मतलब उसको हम ज़्यादा ज़्यादा देर उसको हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उस चीज़ से अगर हमें लॉस होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट हम बंद कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। So budget can be used an important tool for performance aspiration of the employees. This is done by creating budget and comparing with the actual performance reports of the employee, which is called responsibility accounting. So performance evaluation के अंदर क्या होता है कि बजट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम हमारा परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जैसा बजट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। मतलब क्या, उसके हिसाब से उसकी प्राइस रहेगी, उसका बजट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर होता है आईफोन। अगर आईफोन कोई नया मोबाइल लॉन्च करता है, ठीक है, जैसे कि अभी सीरीज 11 के बाद सीरीज 12 लॉन्च कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, 11 से बेहतर होगा, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी रहेगी। सही है, उस और क्या रहेगा, जैसे कि अभी 4G था, अभी नया 12 फीचर्स क्या आ रहा है, 12 के अंदर 5G आ रहा है। मतलब क्या होगा, वो उसका इवेल्युएशन चेक करेगा और उसके हिसाब से उसका बजट तय करेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इनोवेशन होते रहता है, वैसे वैसे क्या करता है, जो इवेल्युएशन है, जो बजट है, वो बढ़ता है या कम होता है। अगर वो उसी तरह फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, उसके बजट भी कम से कम होगा। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग द फ्यूचर एंड फाइनेंशियल नीड्स। इसके अंदर क्या होता है, अ प्रॉपरली स्ट्रक्चर बजट हेल्प to estimate the amount of cash that which will be needed to support the day-to-day and the operations. Budget an important tool which gives idea about how the organization fund their long-term operation. सो इसके अंदर क्या होता है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल नीड्स के अंदर कि हम हमारे बजट के हिसाब से क्या करेंगे, प्लान करेंगे। सही है, अगर हमने जो बजट के हिसाब से, अगर सबसे पहले जो हमारे कैश है, हमने फर्स्ट स्टेज में उसको खत्म कर दी, और अगर आगे के स्टेज के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं रहेगा, तो क्या हो सकता है, हमें लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फाइनेंस जितना हमारा बजट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस जितना वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कैश अलोकेट करेंगे। सो उसी के अंदर पॉइंट आता है कि कैश अलोकेशन, कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर चीज़ के लिए क्या करेंगे, कैश का अलोकेशन करेंगे। सही है, मतलब कौन सी चीज़ के लिए हमें कितने पैसे लगते हैं, सही है, उसके साथ अलोकेट करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज कितनी है, जो पहली प्रायोरिटीज है उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, जो लेवल पे आता है हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, कैश का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अलोकेशन करेंगे। सही है, so there is a only limited amount of cash available to be invested in fixed asset and working capital. The budgeting process unable to manage to decide which assets are to be purchased and also help them to make plan meeting the working capital requirements. Okay, so our next point under come coordination. So coordination, budgetary control help to coordinate how the organization resources can be used, accomplish the long-term goals and various projects undertaken by the organization. These ensure maximum utilization of resources and minimization of the waste. So इसके अंदर क्या बताया कोऑर्डिनेशन के अंदर, कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन सही से होगा तो हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूट है वो हम सही से कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। सो अभी देखेंगे कौन से डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट दिया हुआ है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। So preparation of budget can be at times a very consuming process of employees are not assimilate of the practices of the organization and preparation of the budget is a participative process. So time consuming process के अंदर क्या होता है, हमें इसके अंदर क्या पता है कि हमारा जो बजट होता है, सही डिसएडवांटेज क्या दिया है, हमारा जो बजट की प्लानिंग होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है।
सही है। सो अगर हमारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है आगे हमारा जो बजट है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रहने के कारण हमें अगर 1 साल के लिए हमारा बजट रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक 1 ईयर तक वेट करेंगे कि हमें इस बजट के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो हमें इसके अंदर रुकना पड़ता है। ठीक है। सो ये होता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी टू मिसयूज। सो इसके अंदर क्या आएगा पॉसिबिलिटी टू मिसयूज के अंदर, unexperienced manager may create budgetary cell, reducing revenue estimate and increasing expenses and estimated so that favorable and against the budget can be achieved. Misuse by the manager. So देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे लोग बजट देते हैं, सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बजट के बाहर क्या करते हैं, अपना जितना अगर 10 लाख का बजट है उन लोग क्या करते हैं 20 लाख का बजट पास करते हैं, मतलब उसके अंदर से कुछ पैसे निकाल सके, उसका कुछ मिसयूज कर सके। मिसयूज यानी क्या होगा कि ज्यादा बजट देना तो पैसे क्या होगा उतने ही पैसे के अंदर काम हो सकता है, लेकिन ज्यादा बजट देने के बाद वो क्या करते हैं, वो जब जो काम का वो मिसयूज करते हैं, मतलब क्या कि जितना काम है उससे ज्यादा वो क्या करते हैं अपना अमाउंट बताते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर blame game. So blame game मतलब क्या? If a department does not achieve its budget, result is the department manager may blame to another department for the not achieving expected of outcomes. इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा दूसरा डिपार्टमेंट उतना बजट अचीव नहीं कर रहा है जितना उनका टारगेट था, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डालते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ, मतलब क्या एक एक दूसरे को क्या करते हैं ब्लेम करते हैं। सो इसका क्या ब्लेम गेम, तो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना कि इसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर expense allocation. So expense allocation, the budget may be prescribed that certain amount of overheads costs be allocated to various departments. However, the manager may not be convinced with the method of allocation cost. So expense allocation के अंदर क्या होता है कि जब हम मनी अलोकेट करते हैं, सही है, तो क्या होगा क्वालिटी के हिसाब से हम अलोकेट करेंगे, मतलब अगर देखेंगे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे देखेंगे कि उसके क्वालिटी के अंदर कितना खर्चा आता है, उसके पैकेजिंग के अंदर कितना खर्चा आता है। लेकिन क्या होगा ऐसे जब हम अलोकेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग, बाकी जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग, हम डिपार्टमेंट के लिए पैसे जो देते हैं वो क्या हो सकता है कुछ उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इस डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसे मिल रहा है उसका एक्सपेंस अलोकेशन करने के लिए, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम क्या करेंगे अलोकेशन करेंगे हमारे एक्सपेंस का। सही है, तो वही देखना जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, एक क्या बताया इसके अंदर डिसएडवांटेजेस, कि अगर आप सही जगह अपना पैसा अलोकेट नहीं करोगे जहाँ पे सच में एक्सपेंस हो रहा है, एक एग्जांपल लो, कोई परफ्यूम की कंपनी है, सही है, वो ज्यादा क्या करेंगी मार्केटिंग के अंदर उनको ज्यादा एक्सपेंस करेंगी। उनको कैसा आ सकता है इसके अंदर एक्सपेंस, कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्री सैंपल बताते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े मॉल में जाओ, आपको क्या देते हैं थोड़ा मतलब परफ्यूम देते हैं कि आप वो टेस्ट कर सको कि वो परफ्यूम कैसा है, ठीक है, उसकी स्मेल कैसी है। ओके, सो इसके अंदर आपको खर्चा हो सकता है। सही है, तो यही देखना है एक्सपेंसेस अलोकेशन के अंदर कि जहां हमें पैसे एक्सपेंस अलोकेट करने हैं, मतलब कहाँ पे अलोकेशन है वहां पे हमें सही से देना है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा हमारा लॉस हो सकता है। So next point, strategic rigidity. So in this case, creation of the budget may not be served of any purpose if the market shift in a different direction. In this case, the company should shift along with the market rather than adhering of the budget. So इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं हमारे हिसाब से हम बजट निकालते हैं, ठीक है, पर कभी मार्केट ही अपनी स्ट्रेटेजी क्या होता है बदल देता है। सही है, देखिए बहुत लोगों का क्या था ड्रीम टू 2020 ईयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे सेल करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन क्या हो गया इन्वायरमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी बदली, कैसी बदली कि देखो क्या हो गया इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो गया इफेक्ट हो गया कोरोना वायरस का। ठीक है, सो उस वायरस के कारण सब अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जिनका भी बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था, जिनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, उनकी जो स्ट्रेटेजी से उन लोगों को भी क्या करना पड़ा अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमने जो स्ट्रेटेजी सेम रखी तो क्या होगा कुछ बदले हुए नियमों के साथ हमें भी क्या करना पड़ा बदलना पड़ा। तो यही बताता है इसके अंदर कि हमें अगर इन्वायरमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है तो उसके हिसाब से हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी हमें भी अपना बजट क्या होगा बदलना होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट सिनर्जी। So the word of synergy is derived from the Greek word synergios, which means working together. Corporate synergy refers to a financial benefit that a corporation expects realize when it merges with acquisition another corporation. It occurs when corporations undercome the interact in the business uses of refer to the ability or two or more utilize of the companies.
to generate greater value and the performance working together. They did they did good at the generated working apart. Synergy is a form of the most commonly used in the concept of merger and acquisitions. Synergy and the potential financial benefit achieved through it the combined with the companies in the offices of behind of the mergers. So synergy is important concept for the managers because it emphasizes of the importance is working together in a comparative and a coordinate fashion. So the ideological scenario is that whole rather than sum of its part, this aspect of 2 plus 2 is equal to 5. So its application can be explained of the industry in which the most efficient plant size would be determined. So in the from broken into smaller unit performing the same function with the lead of the reduce of the aggregate of output. सो सिनर्जी के अंदर क्या बताया गया है कि सिनर्जी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना। सो दो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो एक साथ मिल के काम कर रही होती है, सही है, सो क्या होगा, तो जब उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होके आता है, तो वो उनका इफेक्ट जो इफेक्ट उनका होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुत प्रभावशाली होता है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल ऑफ द परफॉर्मेंस। सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में डील कर रही है, वो अलग अलग सेपरेटली होमवर्क कर रही है कि उसे क्या करना है, तो उनका जो प्रोड्यूस इफेक्ट होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर वो एक साथ मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, उनके कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा इफेक्टिव टीम वर्क होती है। मतलब क्या कि अगर वो साथ एक ही साथ मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो उतना इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा उनका, लेकिन टीम के साथ जैसे कि सिनर्जी का मतलब ये होता है कि एक के साथ मिलके काम करना। ठीक है, तो सब मिलकर अगर साथ में काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन तो उनका इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। ओके, तो हम सिनर्जी में इसी चीज को करने की डिस्कस करते हैं कि हमें आजकल क्या कर रहे हैं, मार्केट में सिनर्जी का कंसेप्ट आया है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज क्या करती है, डील करती है सिनर्जी के अंदर। ओके, सो उनका बेसिकली इस चीज के लिए गाइडेंस करते हैं कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करो, सही है, और कंपटीशन करने से अच्छा क्या करो, आप एक दूसरे के साथ मिल के काम करो। सो उसके वजह से क्या होगा, जो रिसोर्सेज कंबाइन होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज बनाने की जरूरत नहीं होगी, और दो रिसोर्सेज क्या होंगे, कंबाइन होंगे, उनका परफॉर्मेंस निकलेगा, सही है, और हमारी प्रोड्यूस क्या होगी, सबसे ज्यादा हमारी प्रोड्यूस मार्केट के अंदर होगी, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो जैसे कि मैंने कहा, द आइडियोलॉजिकल सिनेरियो इज दैट होल जनरेट द सम ऑफ दिस पार्ट and the expected 2 plus 2 is equal to 5 of the application can be expected to the industry in which most efficient plant size would be the determined. So इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली सिनर्जी का जो कंसेप्ट होता है 2 plus 2 is equal to 4. It means that whole gather that sum of the apart. अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 2 plus 2 is equal to 4 आएगा, सही है। लेकिन क्या बताया हमें कि यहाँ पे 2 plus 2 is equal to क्या है, 5। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हमारा जो बेसिकली सिनर्जी कंसेप्ट है वो हमें एक साथ क्या होता है, रिसोर्सेज भी हमारे सेम हो जाते हैं, तो हमें इससे क्या होता है, ज्यादा आउटपुट मिलता है। मतलब इन्होंने बताया कि सिनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि हमें अगर एक साथ काम करेंगे तो हमारे जो आउटपुट होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर अलग अलग परफॉर्मेंस करने से अच्छा, तो ये होता है। सो सिनर्जी के बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिनर्जी। उसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट सिनर्जी। सो जब कॉर्पोरेट सिनर्जी के अंदर क्या आता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल बेनिफिट अचीव करना चाहती है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर ले तो बेसिकली जो आपकी सिनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सिनर्जी कहते हैं, सही है। सो उसको हम जैसे कि हम कॉर्पोरेट सिनर्जी के साथ सेक्टर अलग अलग सेक्टर में हम काम करते हैं, तो इसके अंदर में दो ऑर्गेनाइजेशन का मर्ज होता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। दिस इज नोन एज द कॉर्पोरेट सिनर्जी। क्यों मर्ज होता है, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सिनर्जी। सो कॉर्पोरेट सिनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप है इसके अंदर मार्केट सिनर्जी। सो मार्केट सिनर्जी के अंदर क्या होता है कि मार्केट सिनर्जी क्या कहती है कि जब कभी भी हम मार्केटिंग बेनिफिट के लिए दो कंपनी आपस में मर्ज कर लेते हैं या वो दो कंपनी आपस को एक दूसरे को एक्वायर कर लेती है तो सारी सिनर्जी मार्केटिंग में आती है। मतलब क्या, जो सिनर्जी दिए हुए उसके हिसाब से ये सिनर्जी होती है। मतलब इसके ऊपर क्या डिपेंड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ये मार्केटिंग के रिगार्डिंग के लिए जानी जाती है। मतलब मार्केटिंग सिनर्जी, अगर जो रिसर्च और डेवलपमेंट हम करते हैं उसके रिगार्डिंग मार्केटिंग सिनर्जी जानी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रेवेन्यू सिनर्जी। ओके, सो रेवेन्यू सिनर्जी के अंदर क्या होता है? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू सिनर्जी क्रिएटेड बाय टू कंपनी वर्क टुगेदर एंड जनरेट मोर रेवेन्यू। जब भी कोई कंपनियां आपस में काम करती है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को गेट करना चाहती है, सही, आपस में क्या करेंगे, वो काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को मिलाना चाहेगी। सो रेवेन्यू एक्वायर करना चाहती है, तो ऐसे ही चीज में हम उसे क्या करते हैं, रेवेन्यू सिनर्जी बोलते हैं। मतलब जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्वायर करना चाहती है, ठीक है, तो कहेंगे हम उस टाइम कहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, रेवेन्यू सिनर्जी को अपनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर फिनेंशियल सिनर्जी। ठीक है, सो फिनेंशियल सिनर्जी के अंदर क्या होता है? विद द फिनेंशियल सिनर्जीज द पे ऑफ कैन टेक फ्रॉम द आइदर हायर कैश फ्लो और द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट डिस्काउंट रेट or both. A combination of firm with excess cash or cash like and the limited project opportunities and firm with high return project and limited cash yield of the payoff terms of higher combined firm. So, in that fit, taking the tax benefit can arise either from acquisition, taking advantage from the tax loss, return of the target companies of asset from the use of non-operating losses of shelter income. So, financial strategy के अंदर क्या बताया गया हमें कि financial synergy इसके लिए क्रिएट की जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट मिला सके, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाए, हमारी एसेट इंक्रीज हो जाए, जो भी हमारे टैक्स लाइबिलिटी है यानी जो टैक्स बेनिफिट है वो हमें मिल सके। ओके, सो इसलिए फिनेंशियल सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सारी सिनरियो को जब हम किसी से काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिनेंशियल सिनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल बना सकते हैं। सो ये होता है फिनेंशियल सिनर्जी के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कॉस्ट सिनर्जी। सो कॉस्ट सिनर्जी के अंदर क्या होता है, जब भी कभी आप दो ऑर्गेनाइजेशन को जो आपकी कॉस्ट कटिंग की बेसिस पे जो आपकी आपका एम है वो सेट करना चाहती है या आपस में मर्जर करने का या एक्वायर करने का बेसिक एम बनाती है, तो जो कॉस्ट कटिंग कर सके अपना अनलेस कॉस्ट उस कॉस्ट को तो क्या करेगी, वो सारे एक साथ क्या होगी, मर्जर और एक्विजिशन को काउंट करते हैं। मतलब क्या कहें, वो देखेंगे कि कितना हम एक साथ दो कंपनी को काउंट कर सकते हैं या कितना हम बेनिफिट या प्रॉफिट मिला सकते हैं। तो ऐसी चीज में क्या हम कहते हैं, उसे कॉस्ट कटिंग सिनर्जी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है उसके बाद मैनेजमेंट सिनर्जी। जब भी कभी हम दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, सो वो सारी चीजें आती हैं मैनेजमेंट सिनर्जी के अंदर, तो इसलिए उसके अंदर मैनेजमेंट सिनर्जी काउंट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर मल्टी यूनिट सिनर्जी। सो मल्टी यूनिट सिनर्जी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप दो कंपनियों की एसबीयू वर्क मतलब एसबीयू यूनिट जो है वो एक साथ क्या करती है, मिलकर काम करने लगती है, मतलब वर्क टुगेदर इन एसबीयू यूनिट्स। सो उसके अंदर क्या होता है, उसे मल्टी सिनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सिनर्जी बोलते हैं। और जब कोई भी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही होती है तो इस टाइप की सिनर्जी को बहुत ज्यादा हमें क्या करता है, देखना मिलता है मल्टी यूनिट सिनर्जी के अंदर। ओके, सो अवर लास्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिनर्जी। सो ऑपरेटिंग सिनर्जी के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग synergy is come for the synergic are those synergic that allow firm to increase their operating income for the exciting asset increase growth of both. They can be further categories in the economic scale. And second is graphical pricing. So first in economic scale may be arising from merger allowing of the combined with become more cost efficient and profitable. So greater pricing of power reduce competition and higher market share which should result higher margin and operating income. This synergy also more likely show up the merger firm of the same businesses. So क्या बताया गया है हमें ऑपरेटिंग सिनर्जी के अंदर कि इसके अंदर जब आप एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफिशिएंट बनाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना एक्सीडेंट हम बना रहे हैं, मतलब कितना इफिशियंट है जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं और कितना एक्सीडेंट होगी। सो उस वक्त हम क्या करेंगे, उसको दूसरे से रिलेट करेंगे और कोई भी इमेज करते हुए हम एक्विजिशन करते हैं। मतलब क्या कि दो स्ट्रेटेजी को एक साथ मिला के हम क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करने के बाद और जो एक्विजिशन करते हैं उसे हम सिनर्जी में। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट। So no organization of individual can escape of change, but through the change of rights intersect because of people for economic loss of innovation and uncertainty in the break of normal social patterns. Almost of any changes in structure
technology, people, or strategy has potential to disturb comfortable and interaction patterns. After that, for this reason, people resist of change. The strategic management process itself can be improved of the changes on the individual and the processes. चेंज मैनेजमेंट के अंदर क्या कहा जाता है? चेंज का मतलब क्या होता है कि किसी ऑपरेशन के हम बदलाव करते हैं, मतलब किसी ऑपरेशन में क्या करना, बदलाव लाना, सही है। इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कोई कुछ नया उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि चेंज लाना। ठीक है, जैसे कि हम बात करें चेंज मैनेजमेंट के बारे में, सो बदलाव कहाँ हो गए? सबसे ज्यादा जो बदलाव है, सबसे ज्यादा चेंजेस है, वो बड़े बड़े मैनेजमेंट ही करती है। ठीक है, मतलब क्या मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। एक तरह की मैनेजमेंट कभी नहीं रहती। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जहाँ अगर हमें चेंज सच में लाना है, तो हमें देखना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी अगर हमें प्रॉफिट दे रहे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है, वो मैनेजमेंट क्या करती है? उसके अंदर फिर चेंज नहीं लाती। अगर हमें उस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन लाएंगे कि जिसकी वजह से क्या हो, हमें प्रॉफिट हो। सो यही देखना है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइप दिए हुए चेंज मैनेजमेंट के अंदर। उसमें से पहला बताया गया कि स्ट्रक्चर, और दूसरा है इसके अंदर बिहेवियर। सो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्या मॉडिफाई करेंगे इसके अंदर? हम ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि अगर हम कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब चेंजेस लाएंगे, स्ट्रेटेजी हमारी काम नहीं कर रही, हमें उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? हम स्ट्रक्चरली चेंजेस लाएंगे, सही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई नया अपने मैनेजमेंट के अंदर नया स्ट्रक्चर क्यों नया इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसके अंदर, कि अभी बहुत जगह पे क्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़े बड़े कंपनी के अंदर, कि वहाँ पे सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का सिचुएशन की वजह से बहुत कम लोग काम पे आ रहे हैं। और उसके अंदर भी क्या करते हैं लोग, बहुत उसके ऊपर मतलब अलग अलग से ध्यान रखा जाता है। मतलब क्या कि पहले वो डिपार्टमेंट नहीं था, हेल्थ केयर, जो लोगों को हेल्थ के बारे में बता सके, तो उनको क्या करते हैं? हेल्थ की इंफॉर्मेशन हर दिन देनी पड़ती है, सही है। उनको सैनिटाइज करना पड़ता है, सही है। उसका टेम्परेचर है वो देखना पड़ता है। मतलब उसके लिए उन्होंने क्या किया? आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज लाया, इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसी सिचुएशन चेंज हुई, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा चेंज लाया। और चेंज लाने के बाद क्या हुआ? अपना एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया कि लोगों को हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। ये होता है स्ट्रक्चर चेंजेस के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, बिहेवियर। सो बिहेवियर के अंदर क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं बिहेवियर चेंजेस के अंदर। सो इंटरनल के अंदर क्या होता है कि अपने में अपन कैसे अपडेशन लाएं, अपने अंदर हम कैसे अपडेशन लाएं कि हम हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सके। और सेकंड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना। अगर हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो उनको क्या करना? उनको बताना कि हम उसके अंदर कैसे चेंजेस लाएंगे, कैसे कुछ इनोवेटिव आइडिया लाएंगे। लेकिन वो कब लाएंगे? जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर पसंद नहीं करते होंगे, सही है। अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर पसंद करते हैं, उससे सेटिस्फाई है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन चेंज कहाँ लाना है? अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को मतलब महंगा लग रहा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा उसके अंदर चेंजेस लाएंगे। हालांकि क्वालिटी के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे। अगर प्रोडक्ट महंगा भी रहेगा, तो हम क्वालिटी के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करेंगे उसके अंदर, कि देखेंगे कैसे हम हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे उसके अंदर कि अगर हमारा प्रोडक्ट सच में लोग पसंद कर रहे, तो हम उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन हमें अगर लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट मॉडिफाई करना होगा हमें, ठीक है, उसके अंदर सच में चेंजेस लाने होंगे, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वर्क नहीं कर रही है, तो हम उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना ही जरूरी नहीं, इवेल्युएट करना पड़ता है प्रॉपर। अगर अपना इवेल्युएशन सही रहेगा, अगर हमारी स्टडी सही रहेगी, तो क्या होगा? हम हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और मार्केट में हम क्या करेंगे? सही से उतारेंगे, या हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो बिजनेस है, वो सही से रन करेगा। अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वही कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। प्रोडक्ट फेलियर इसे कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा फेल होगा। सो चेंज मैनेजमेंट के अंदर यही जरूरी है कि हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना रन होता है। अगर उसमें सच में बदलाव लाने की जरूरत है उसके हिसाब से, तो ही हम क्या करेंगे? उसके अंदर चेंजेस लाएंगे। ये होता है चेंज मैनेजमेंट के अंदर। ओके, सो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है चेंज मैनेजमेंट के अंदर, pervasive in nature. So pervasive in nature underscore changes in the part of the organization, and the organization cannot avoid it may affect other part of organizations also, and organizational activities cannot be strict and the nature. There are bound to be changes in the organization setup. All departmental and their activities are subject to change.
some parties may largely affected that other parts. Some part may be have directly impact or some parts may have indirect impact. For example, if new machines in install of the factory in HR department, this train in staff making department has bring about the necessary changes in marketing appraisal of the match improved of the products. So इसके अंदर क्या बताया गया है हमें कि ये बताता है कि अगर हम नया प्रोडक्ट ला रहे चेंजेस ला रहे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं चेंज लगती, कोई नया अगर मशीनरी भी हमारे अंदर नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, चेंजेस लाने के बाद और बाकी लोग को पता नहीं कि इसके अंदर कैसा काम करना है या इससे कैसे काम करना है, तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने की वजह क्या होगी कि जिन लोगों को पता नहीं कि हमने क्या चेंज लाया है, इसके अंदर क्या न्यू अपडेट है, क्या अपडेशन लाया है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देके लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर हमने चेंज लाया है और इसके हिसाब से हमें वर्क करना है, ठीक है। सो हमको ट्रेनिंग देनी इंपॉर्टेंट होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद न्यू मैनेजमेंट सेटअप। सो न्यू मैनेजमेंट सेटअप के अंदर क्या आता है, एनी चेंजेस बिग और स्मॉल affected of the organizations and exciting setup, so management has to bring about new management setup and incorporate the new changes. New changes can be just incorporated in the old and exciting management activities. The setup depend on the degree of changes overall impact of the मैनेजमेंट, सही है। सो न्यू मैनेजमेंट सेटअप के अंदर क्या आएगा, ये हम देखेंगे कि हम मैनेजमेंट सेटअप कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा क्या देखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सही है। मतलब क्या, अगर हमने कोई नया मैनेजमेंट सेटअप किया है, ठीक है, और उसका इंफॉर्मेशन अगर किसी एक के पास है जो वो मैनेजमेंट सेटअप जानता हो, मतलब वो उसके अंदर उसने पहले वर्क किया रहेगा, उसको इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको उसी वक्त के लिए उसे हेड बनाएंगे, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से उसके जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसको फॉलो करेंगे। अगर उसका काम सच में सही से रहेगा, अगर वो सच में काम प्रॉपर करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको जो मैनेजमेंट है उसको क्या करेंगे, अवार्ड देंगे, मतलब क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगी कि आगे जाके वो अच्छा काम कर सके और जो न्यू मैनेजमेंट सेटअप है वो बाकी लोगों को भी बता सके और उसके अंदर जो जो चेंजेस है वो बाकी लोग आराम से समझ सके। मतलब क्या कि इसके अंदर हम उसको प्रॉपर क्या करेंगे, उसकी हेल्प लेंगे और तो उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सही है। और जैसे कि न्यू मैनेजमेंट सेटअप के अंदर अगर कोई भी छोटा या बड़ा चेंजेस होता है, ठीक है, अगर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अगर चेंजेस होगा तो डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो इसलिए जब भी हम मैनेजमेंट के अंदर नया चेंजेस लाएंगे, नया सेटअप करेंगे, तो हमें उसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद कंटिन्यूस इन नेचर। So organization changes in continuous in nature. It is not static and along. There is organizational change are bound to be occur. Some changes may be minor or some changes are the major ones, but they are going to happen in the world of nothing, and the organization is not expectations for it. So इसके अंदर क्या बताया गया है, continuous nature के अंदर कि changes कभी constant नहीं होते, हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम changes करेंगे तो उसको हमें accept करना जरूरी है। अगर हमने सिर्फ चेंजेस किया, उसको अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, हमें कैसा उसको मतलब कैसे हमें उसके अंदर काम करना है, क्या उसके अंदर उसकी क्या एग्जैक्ट फीचर्स है वो हमें पता नहीं चलेंगे, ठीक है। मान लो अगर कोई नई टेक्निक आती है हमारे ऑफिस के अंदर, ओके, जिसके अंदर मशीनरी का ज्यादा यूज होता है, अगर हमें पता ही नहीं कि वो मशीनरी कैसे चलती है, ठीक है, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, जब तक उसका कोई डेमो नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जिसको उसके अंदर जिसका उसको नॉलेज हो, उसके हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको काम करेंगे और उसके हम ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट, reactive and planned. A change may be reactive or planned. Reactive change is unplanned and it takes place due to changes in environment. For example, competitor may changes its marketing strategy. Similarly, company has to make changes in the marketing strategies. This is reactive change. Some changes may be planned and proactive. These changes are outcome of directable planning on the part of the organizations. So reactive and plan. Reactive and plan के अंदर क्या बताया गया है कि अगर हम कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जो इजीली रन हो रही है, प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो हम उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई नई इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें चेंज करना पड़ा और सडनली हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी कोई चेंजेस लाए उसके बिजनेस के अंदर, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब कि हम भी चेंजेस लगते हैं। लेकिन हम चेंजेस कैसे लाएंगे कि हमें उसके उस चेंजेस की वजह से हमें लॉस ना
झेलना पड़े, ऐसे देख के हमें उसके अंदर हमें चेंज लाना होगा। और इसके अंदर क्या बताया कि प्लान, प्लान का क्या मीनिंग होता है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर हम लोग ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए तो हमारी प्लानिंग सही होगी, तो क्या होगा, हम जो भी चेंजेस लाएंगे, ठीक है, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज जैसे हिसाब से चेंजेस लाए उसके हिसाब से हम भी चेंजेस ला के हम क्या करेंगे, देखेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसा हो। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि हमने लास्ट स्टेप के लास्ट में एक मैगी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो उसी हिसाब से रहेगा कि स्ट्रैटेजी अगर हमारी प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी है तो हम उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अपडेशन लाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, अगर कोई चेंजेस आते हैं, चेंजेस करने पड़े तो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से पहले प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद उसके अंदर चेंज मैनेजमेंट के बाद चेंज एंड इनोवेशंस। So change and innovations. Change is a different from innovations. All innovations are changes, but all changes are not innovations. Innovation take place when an organization make first use of idea to introduce the product, to develop of new technique, method, process, etc. But changes means any alternation of modification in organization of existing setups. So इसके अंदर क्या बताया गया changes and innovations के अंदर, changes is a different from the innovations and all innovations change from the not innovations. चेंजेस क्या है, पूरा अलग है, मतलब क्या, इनोवेशन से। सही है, क्यों, क्योंकि जितना चेंजेस आएगा उतना ही वेरिएशन होगा, बट जरूरी नहीं कि हर चेंजेस इनोवेशन ही हो। उसमें अंदर हम क्या करेंगे कि अलग अलग हम जैसे कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम चेंजेस भी लाएंगे। ठीक है, चेंजेस कहाँ लाएंगे, जहाँ पे जरूरी है। ठीक है, और इनोवेशन कहाँ पे लाएंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट को लगता है कि अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें इनोवेशन आना जरूरी है, उसके अंदर से अपडेशन आना जरूरी है, तो हम क्या लाएंगे, उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, इनोवेट करेंगे, उस प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे। चेंजेस मतलब क्या, कि पूरा बदल देना, और इनोवेट का मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर हम सिर्फ इनोवेशन लाएंगे। ठीक है, जैसा कि आईफोन का एग्जांपल लेता हूँ कि आईफोन 12 आईफोन 11 के अंदर क्या था, फीचर्स अच्छे हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया, फीचर्स सेम रखे। ठीक है, ब्रांड नेम सेम है, मतलब ब्रांड उनका एक ही है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसके अंदर कुछ इनोवेट किया। अगर iOS जहाँ पे 14 था, जहाँ पे 4G था, वहाँ पे अभी 12 में उन लोगों ने क्या ला रहे हैं, 5G ला रहे हैं। मतलब क्या, किसी इनोवेट करके इन्वायरमेंट की सबसे जो जरूरतें आगे आ रही है उसको इनोवेट करके उसके अंदर सिर्फ उन लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये होता है चेंजेस एंड इनोवेशंस के अंदर। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है several factors. So several factors, an organization change take place due to several factor. These factor can be internal or external. इसके अंदर क्या बताया है, कुछ several factor है इसके हिसाब से। अभी हमने अलग अलग चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए सबको, सही है। सो उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया उन्होंने सर्वल फैक्टर, अलग अलग फैक्टर है इसके अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो क्या बताया, द इंटरनल फैक्टर इंक्लूड मैनेजमेंट। इंटरनल फैक्टर के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट, वर्कर, जॉब डिजाइन एंड स्ट्रेटेजीज। तो इस अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और अलग अलग मैनेजमेंट, वर्कर, डिजाइन, ये आता है इंटरनल फैक्टर के अंदर। एंड आफ्टर दैट इज कम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशंस। सही है, देखिए चेंजेस कहाँ पे लाएंगे हम, जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम रिएक्ट करेंगे कॉम्पिटिशन की चेंजेस के ऊपर, लेकिन कैसे रिएक्ट करेंगे, प्लान करके। लेकिन इसके अंदर हमारा कॉम्पिटिशन से अगर निकल गया तो पूरा मार्केट क्या होगा, हमारा होगा। मतलब क्या, पूरा मार्केट के ऊपर हम काम कर सकते हैं और पूरा मार्केट हमारे अंडर होगा, ये बताया है इसके अंदर। ओके, सो आफ्टर दैट कस्टमर, सप्लायर्स एंड डीलर्स। ओके, ये भी इम्पैक्ट करता है सर्वल फैक्टर के अंदर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे यहाँ तक था चेंज